से जितने लोग बोल रहे हैं वो सब किसी न किसी चुनाव में यही वाली ईवीएम्स उनके पक्ष में भी रिजल्ट लगातार देती रही हैं। वो भी लिस्ट है पूरी एक, उसको भी कहेंगे तो आप लोग के साथ शेयर कर देंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं ईवीएम से। चुनाव नजदीक आए नहीं कि ईवीएम का मुद्दा उठना शुरू हो गया। ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम को लेकर सवाल पहले भी खड़े किए जाते थे और सवाल आज भी खड़े किए जाते हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। लगातार ईवीएम को लेकर अपने दर्शकों को तमाम खबरें हम बता रहे हैं और ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग के अधिकारी की तरफ से जो बयान सामने आया है वो बयान ये बताता है कि विपक्ष जो ईवीएम में गड़बड़ी की बात कर रहा है, क्या वो वाकई ठीक है? और ईवीएम में अगर गड़बड़ी है तो आने वाला वक्त जो है वो बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाएगा। अब ईवीएम पर रोक लगती नजर आ रही है। अपने दर्शकों को सिलसिलेवार तरीके से चुनाव आयोग के अधिकारी का बयान सुनवाएंगे, विपक्षी पार्टी के नेताओं का बयान सुनवाएंगे और ईवीएम का मुद्दा जो चुनाव से पहले उठ चला है, इसका कितना नुकसान बीजेपी को हो रहा है, विपक्ष को फायदा हो रहा है, इस पर बात भी करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाऊंगा कि चुनाव आयोग के अधिकारी से जब ईवीएम को लेकर सवाल पूछा गया तो वो हड़बड़ा गए, हकबका गए। उन्हें नहीं पता था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईवीएम का मुद्दा भी उठ जाएगा। हालांकि चुनाव आयोग के अधिकारी ने इस बात को समझते हुए बहुत गंभीरता से इस मुद्दे को लिया और इस प्रश्न का जो उत्तर दिया वो दर्शक सुने ध्यान से, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा। चुनाव आयोग के अधिकारी किस तरीके से कह रहे हैं, ईवीएम का मुद्दा अगर विपक्ष उठा रहा है तो हम इसे झुठला नहीं सकते, गलत नहीं बता सकते, लेकिन यही ईवीएम है। इसी के सहारे यही विपक्षी जब सत्ता में थे तो उनके वक्त में चुनाव ईवीएम से हुआ था, तब भी जीते थे। तो क्या ईवीएम का मसला अगर उठ रहा है तो चुनाव आयोग के अधिकारियों के पसीने भी छूट रहे हैं, क्योंकि उनका यह कहना कि अगर विपक्ष को लग रहा है कि गड़बड़ियां हो रही हैं, उनका यह भी कहना है कि हम भी पेपर में पढ़ रहे हैं, लगातार खबरों को देख रहे हैं कि भाई विपक्ष इस तरीके की आवाज को उठा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग इन तमाम चीजों को जो है वो खारिज कर रहा है। उनका यह कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इस विषय को गंभीरता से लिया जाना जरूरी है। चुनाव आयोग के अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। से जितने लोग बोल रहे हैं वो सब किसी न किसी चुनाव में यही वाली ईवीएम्स उनके पक्ष में भी रिजल्ट लगातार देती रही हैं। वो भी लिस्ट है पूरी एक, उसको भी कहेंगे तो आप लोग के साथ शेयर कर देंगे। ये रिपोर्ट आपने देखी, अब एक रिपोर्ट और दिखाएंगे जिसमें बयान कपिल सिब्बल का है, बयान दिग्विजय सिंह का है और अब विपक्ष ने फैसला कर लिया है कि हम ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले हैं। ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा जो है वो प्रदर्शन करने वाले हैं, क्योंकि ईवीएम का मुद्दा जो उठा है ये मुद्दा कहीं ना कहीं अब मोदी सरकार के लिए चिंता खड़ा कर रहा है। प्रोग्राम तमाम दर्शक देख ही रहे हैं। इसी में मैं चाहूंगा लोग जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करें, क्या ईवीएम से चुनाव होना चाहिए, आगे का जो चुनाव है वो ईवीएम से हो या बैलेट पेपर से हो? वो लोग अपनी राय जरूर लिख सकते हैं। और ईवीएम में क्या लग रहा है जनता को कि वाकई गड़बड़ी हो रही है, और बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो क्या वाकई ठीक तरीके से चुनाव होगा? तो दर्शक कमेंट करके जरूर बताएं। मैं बात कर रहा था समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल की। ये वही कपिल सिब्बल हैं जो एक वक्त में कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ करते थे। हालांकि विपक्ष इन दिनों कई मुद्दों पर एक साथ नजर आ रहा है, चाहे मुद्दा अडानी से जुड़ा हो, किरण पटेल से जुड़ा हो, ईवीएम से जुड़ा हो, या देश के अर्थव्यवस्था या जीडीपी या रोजगार या फिर शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़ा हो। तो विपक्षी पार्टियों की एकजुटता ये जाहिर तौर पर बता रही है कि 2024 से पहले जो नया विपक्ष तैयार हो रहा है, क्या ये मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा? चलिए ज्यादा देर न लगाते हुए कपिल सिब्बल ने क्या कुछ कहा है, देखिए रिपोर्ट। नहीं है कि ये बातें हमने चुनाव आयोग के सामने रखी। अनेक बार हम चुनाव आयोग के पास गए हैं और उन्होंने कहा है कि जो आपका ईवीएम मशीन है इसके द्वारा और इसका दुरुपयोग हो सकता है। और जब जब भी हमने खुद देखा और आप लोगों ने भी देखा कि जब जब भी मशीन में कोई खराबी आई हो, वोट हमेशा बीजेपी को जाता है।
तो ये भ्रम केवल राजनीतिक दलों की बात नहीं है, ये भ्रम जनता पे फैल चुका है और आज तक चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। तो हमने ये फैसला किया है, जैसे दिग्विजय ने बताया शरद जी की सदस्यता से, कि हम जाएंगे चुनाव आयोग के पास और उनको कहेंगे कि देखिए ये बातें हम आपसे कई सालों से कर रहे हैं और ये हम आखिरी बार आपसे पूछने आए हैं कि आप इसके बारे में क्या करोगे, और जो सवाल हमने उठाए हैं उनका आप लिखित रूप में जवाब दीजिए ताकि ये संदेह एक बार खत्म हो जाए। किसी के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अगर चुनाव आयोग हमें ये नहीं बताता कि किस तरीके से ये मशीन और ये जो हमने सवाल पूछे हैं उसका जवाब नहीं देता, अगर वो ठीक तरह से जवाब नहीं देंगे तो फिर हम राजनीतिक दल फैसला करेंगे हमने आगे क्या करना है। ये रिपोर्ट आपने देखी। इसके साथ ही अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट और दिखाएंगे। दिग्विजय सिंह से भी सवाल पूछा जाता है, बाकायदा दिग्विजय सिंह ने भी बयान दिया और दिग्विजय सिंह का यह कहना है कि आज सरकार तमाम मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। वो चाहती है कि जनता मुद्दों पर बात ही ना करे। लेकिन क्या अगर ईवीएम जैसा मुद्दा अगर उठा है और कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई होती है तो वहां से मोदी सरकार को बड़ा झटका लग सकता है, चुनाव आयोग को झटका लग सकता है। दिग्विजय क्या कर रहे, देखिए रिपोर्ट। माननीय चुनाव आयोग से पूछे थे इस बारे में सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन, जिसके जस्टिस लोकुर अध्यक्ष थे, उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर एक प्रश्नावली पत्र के साथ 2 मई 2022 को इलेक्शन कमीशन को दी गई, रिमाइंडर दिया गया, लेकिन आज तक उसका कोई जवाब माननीय चुनाव आयोग ने नहीं दिया। अभी एक रिमोट ईवीएम मशीन पर ऑल पार्टी मीटिंग इलेक्शन कमीशन ने बुलाई थी और उसमें लगभग सर्वसम्मति से रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा चुनाव कराने पर असहमति व्यक्त की लोगों ने, और यहां तक कि जो डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहते थे, डेमो देना चाहते थे, उसको भी मना कर दिया। देश में इस बारे में शंका है। हम ये नहीं कहते कि आप इसको बदलकर ये करिए, लेकिन ये पहले कहते थे ये स्टैंड अलोन मशीन है, लेकिन खुद वो स्वीकार अब करते हैं कि स्टैंड अलोन मशीन नहीं रही है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट का नाम और सिंबल अब डाला जाता है थ्रू इंटरनेट। इसके साथ साथ पहले कहते थे ये वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप है, अब उन्होंने स्वीकार किया कि मल्टीपल प्रोग्रामेबल चिप है। ऐसे अनेक सवाल हैं जिनका उत्तर माननीय चुनाव आयोग से हमको मांगना है। तो ये तमाम रिपोर्ट सिलसिलेवार तरीके से हमने अपने दर्शकों को दिखाई है और सीधे सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि यहां पर ये देखा जा रहा है कि आज राहुल गांधी को रोकने का काम किया जा रहा है। आज राहुल गांधी का रास्ता रोकने की जो कोशिश कर रही है, जी हां, कौन? भारतीय जनता पार्टी। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने कोरोना के वक्त में लाशों पर राजनीति की। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने नोटबंदी करवाया और जनता किस तरीके से नोट बदलवाने के चक्कर में हालात हमने सबने देखे हैं। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि आज के वक्त में जो स्थिति बन रही है, क्या वो ये नहीं बताती है कि वाकई मोदी सरकार राहुल गांधी का रास्ता रोकने का काम कर रही है? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा का एक बयान सामने आया है जिस पर पवन खेड़ा ने मोदी सरकार को लताड़ लगाई। देखिए रिपोर्ट। शाह और शहनशाह दोनों को मैं एक सलाह दे दूं कि आप लोकतंत्र के किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं हैं। मकान मालिक देश की जनता होती है, तो आप अपने आप को किराएदार मान के चलिए। आपसे बड़े बड़े लोगों को, आपसे कहीं बड़े कद में कहीं बड़े लोगों को इस पद पर बैठाया है जनता ने और पद से उतारा भी है जनता ने। तो हाथ जोड़कर आपसे नम्र निवेदन है कि किराएदार की तरह रहिए, मकान मालिक बनने की कोशिश मत कीजिए। वैसे ये ड्रामा क्यों हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, आप तो जानते ही हैं क्यों हो रहा है, लेकिन आपके माध्यम से लोगों को भी हम बता दें
कि ये ड्रामा हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के दोस्त के कारनामों पर प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे हैं और घबराई हुई भाजपा रोज नया नया शिगुफा छोड़ रही है, रोज आपका ध्यान बंटवाने की कोशिश कर रही है, रोज आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, रोज सवालों से बचने की कोशिश कर रही है और ऐसी स्थिति न पैदा हो जाए कि संसद में प्रधानमंत्री बैठे हों और राहुल गांधी खड़े होकर फिर से अदानी जी का नाम ले लें। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हम अपने दर्शकों को बहुत कुछ दिखा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि जहां सत्ता पक्ष मौजूद है वहीं विपक्ष मजबूत है और सत्ता पक्ष को बेहतर जवाब विपक्ष दे रहा है और इसका अब नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ रहा है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।